हाय ऑल। सो नाउ वी विल बी सॉल्विंग सीडीपी का क्वेश्चन देखेंगे हम। ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है दिस इज योर 3rd of Jan 2024। ठीक है, लेवल 2 वालों के लिए है। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आपको बोला 4th of Jan का ये क्वेश्चन पेपर। प्रोक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल इज इल्यूस्ट्रेट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल। जो प्रोक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल है वो कौन से एग्जाम्पल में इल्यूस्ट्रेट होता है, मतलब किस प्रिंसिपल में आप उसको रिफ्लेक्ट कर पाएंगे। मैंने डेवलपमेंट की 2 स्टेज बताई थी। ठीक है, एक होता है आपका सेफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट और एक होता है आपका प्रोक्सिमो डिस्टल। सेफेलोकॉर्डल होता है जिसमें हेड टू टो जो है वो डेवलपमेंट आपका प्रोसीड होगा। पहले सिर डेवलप होता है, फिर धड़ डेवलप होता है और बाद में आपके टो डेवलपमेंट होता है यानी कि पैर। प्रोक्सिमो डिस्टल होता है जिसमें हम सेंटर टू पेरिफेरी जाते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या होगा, आपकी स्पाइनल कॉर्ड बनती है। स्पाइनल कॉर्ड के बाद शोल्डर्स बनते हैं। शोल्डर्स के बाद आपका क्या होता है, फिंगर्स जो है उनका डेवलपमेंट होता है। इन्फेंट्स डेवलप विजन बिफोर द यूज ऑफ दियर आर्म। जो इन्फेंट्स होते हैं वो विजन डेवलप करते हैं अपनी भुजाओं से पहले नहीं। इन्फेंट्स डेवलप कॉग्निटिव एबिलिटीज एंड देन लर्न लैंग्वेज। ये जो लाइन लिखी हुई है ना, ये जीन पियाजे ने कहा था कि बच्चे के अंदर सबसे पहले संज्ञानात्मक क्षमताएं बनती हैं और तब भाषा का डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट है इन्फेंट्स फर्स्ट लर्न टू मूव दियर टॉर्सो एंड देन दियर आर्म्स एंड लेग्स। ये बिल्कुल सही है कि जो बच्चे होते हैं वो सबसे पहले क्या करते हैं, अपना धड़ जो है उसको यूज करते हैं, फिर अपने हाथ और फिर पैर हिलाना सीखते हैं। अब आप ऐसे देखिए, जब बच्चा छोटा होता है तो किसी भी टॉय को पकड़ने के लिए वो पूरी बॉडी को खिसकाता है, पूरी बॉडी से उसको पकड़ने की कोशिश करता है। जब बच्चा धीरे धीरे मैच्योर होने लगता है, डेवलप होने लगता है तो वो हाथ से पकड़ने लगता है। और बाद में कई बार हम बेड पे बैठे बैठे जब इतने मैच्योर हो जाते हैं, जैसे 18-20 साल का जब हो जाता है बच्चा, तो वो हाथ बेड पे बैठा बैठा ही कबर्ड हाथ से खोल लेता है। इतनी डिस्टेंस वो हम झुक के ही उसको खोल लेते हैं। सो दिस ऑल इज डेवलपमेंट। इन्फेंट्स लर्न कूइंग बिफोर बेबलिंग। नहीं, बच्चा जो है वो बड़बड़ाना बुदबुदाने से पहले किलकिलाना सीखता है। सबसे पहले बच्चा रोना सीखता है। ठीक है, सो द ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है चिल्ड्रन ऑफ पुअर इनकम फैमिलीज हैव वेरी डिफरेंट चाइल्डहुड देन चिल्ड्रन ऑफ हाई इनकम फैमिलीज। जो गरीब घर के बच्चे होते हैं उनकी जो फैमिलीज है, उस घर के जो बच्चे होते हैं उनका चाइल्डहुड बहुत अलग होता है उनके कंपैरिजन में जो हाई इनकम फैमिलीज होती हैं। क्योंकि बचपन जो पीरियड होता है ना बचपन का, वो एक्सपीरियंस्ड होता है डिफरेंटली बाय चिल्ड्रन अक्रॉस वेराइंग कल्चर। हर कल्चर में बच्चा अपने डेवलपमेंट को अलग अलग तरीके से एक्सपीरियंस करता है। मान लीजिए कोई बच्चा इतना छोटा है और उसके घर पे माँ बाप नहीं है, ठीक है, तो बच्चा क्या होगा, टाइम से पहले मेच्योर हो जाएगा। ही वॉन्ट बी एबल टू एंजॉय देयर चाइल्डहुड। और कोई बच्चा जो है बहुत पैसे वाले घर में है, तो आपने देखा होगा जो पैसे वाले घर के बच्चे होते हैं वो छोटी उम्र में स्विमिंग भी जाते हैं, डांसिंग भी जाते हैं, जिम भी जाते हैं, अलग ही क्रेज होता है। और जबकि जो रिस्पॉन्सिबल बच्चा होगा वो बहुत, एक तो सहमा सहमा होता है, मतलब हर तरीके का बचपन आप अलग अलग कल्चर में अलग अलग तरीके से एक्सपीरियंस करते हैं। तो यहाँ क्या होगा, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो द ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। आर्थिक रूप से कमजोर आय वाले बच्चे के जो परिवार है उनका बचपन उच्च आय वाले परिवार के बच्चे की तुलना में बहुत अलग होता है। ये लाइन बिल्कुल फैक्ट है कि अमीर घर के बच्चे बहुत अलग होते हैं एज कम्पेयर टू स्लम एरिया स्टूडेंट्स। अलग अलग संस्कृति में बच्चे के द्वारा बचपन का काल अलग अलग अनुभव किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। एक अमीर घर के बच्चे को आप कंपेयर कीजिए, वो फोक और नाइफ से खाएगा। एक गरीब घर के बच्चे को आप देखिए, वो अलग तरीके से खाएगा। तो हर बच्चे का कल्चर जो है उसमें बच्चा अलग तरीके से डेवलप होता है। सो दो ए एंड आर आर बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इम्प्रूव्ड एथलेटिक एबिलिटीज। जो एथलेटिक एबिलिटी होती है वो धीरे धीरे इंप्रूव होती है। पार्टिसिपेशन इन गेम्स विद रूल्स, रूल्स के साथ गेम में पार्टिसिपेट करना। लॉजिकल थॉट प्रोसेस, लॉजिकल मतलब किसी भी चीज को दिमाग से सोचना। दैट आर सेंटर्ड अराउंड कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस। यहाँ के आगे जो मूर्त अनुभव होते हैं उनके चारों तरफ ये चीजें एक्सपीरियंस होती हैं। आर हॉलमार्क्स ऑफ द पीरियड ऑफ, ये किस चीज का हॉलमार्क होता है। बेहतर एथलेटिक क्षमता, मतलब बच्चा जो है वो गेम में पार्टिसिपेट कर रहा है, रनिंग कर रहा है, जॉगिंग कर रहा है। नियम के साथ खेल में भागीदारी, खो खो के कुछ नियम होते हैं, क्रिकेट के कुछ लॉ होते हैं, उनके साथ बच्चा गेम खेल रहा है। तार्किक विचार प्रक्रिया होती है, बच्चा अलग तरीके से अपनी रीजनिंग सोच रहा है। जो ठोस अनुभव के आसपास केंद्रित होती है वो किस अवधि के लक्षण है। शैशवावस्था, प्रारंभिक बचपन, मध्य बचपन और किशोरावस्था। शैशवावस्था इज योर इन्फेंसी स्टेज 0 to 6। प्रारंभिक बचपन होता है आपका, जो शैशवावस्था है उसको कई साइंटिस्ट 0 से 2 या 0 से 3 मानते हैं। प्रारंभिक बचपन होता है आपका 3 से 6, मध्य बचपन होता है आपका 6 से 12 और किशोरावस्था होती है आपकी 12 से 18।
तो यहाँ पे क्या है आपका ठोस अनुभव। बच्चा ठोस अनुभव जीन पियाजे के अनुसार कब करता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, जिसे हम बोलते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की एज क्या है? 7 से 11 या फिर 12। और यहाँ पे ये क्या होगा? 6 से 12। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अर्ली मिडिल चाइल्डहुड। ठीक है, यानी कि बच्चे के अंदर फिजिकल डेवलपमेंट हो जाता है प्रॉपर तरीके से, बच्चा गेम्स में पार्टिसिपेट करता है पर्टिकुलर लॉज के साथ, बच्चा रीजनिंग करता है, लेकिन रीजनिंग बच्चा उन्हीं ऑब्जेक्ट में करेगा जिनको वो अपनी आंखों से सामने देख पाता है। क्लियर? नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेकेंडरी एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। बच्चे का जो समाजीकरण होता है ना, दैट इज कि बच्चा समाज में रह के कैसे समाज के नियमों का पालन कर रहा है। ठीक है, ये नहीं कि समाज के अगेंस्ट जा रहा है, कैसे समाज के नियमों का पालन कर सकता है, समाज में शांति बनाए रख सकता है, लोगों की मदद कर सकता है, ये सब होता है बच्चे का सोशलाइजेशन। तो यहाँ पूछा है कि सेकेंडरी एजेंसी, सोशलाइजेशन जो होता है ना, एक तो होता है इसमें प्राइमरी एजेंसी, ठीक है, और एक होती है इसमें सेकेंडरी एजेंसी। प्राइमरी एजेंसी इज ऑलवेज फैमिली। जो परिवार होता है ना बच्चे का, वो उसकी हमेशा एक प्राइमरी एजेंसी होती है। कैसे होगी प्राइमरी एजेंसी? बच्चे के जो माँ बाप होते हैं ना, वो बच्चे को सबसे पहले क्या सिखाएंगे? खाना, कि खाना कैसे खाया जाता है। ठीक है, फिर बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है कि टॉयलेट कैसे यूज किया जाता है, क्या होता है। ठीक है, बच्चे को आप जितना भी फिजिकली डेवलप करते हो, जितना भी बोलते हैं ना एनवायरनमेंट का फर्क पड़ता है, तो प्राइमरी एजेंसी बच्चे की क्या होगी? उसके माँ बाप। उसको सिखाया जाएगा कि किस तरह से आपको समाज में बिहेव करना है। सेकेंडरी एजेंसी होती है सोशलाइजेशन की, जिसमें आते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, एक होता है आपका कॉलेज, एक होती है आपकी मीडिया, एक होती है आपकी लाइब्रेरी। ये सब क्या होती है? आपकी सेकेंडरी एजेंसी। ये क्या करते हैं? बच्चे का समाजीकरण करने में हेल्प करेंगी। फ्रेंड्स के साथ बच्चा क्या करता है? धीरे धीरे इंटरेक्शन करता है, नई नई चीज़ों को सीखता है, कुछ अच्छी चीज़ें सीखता है, कुछ बुरी चीज़ें सीखता है। लाइब्रेरी जो होती है, वहाँ पे जाके आप ऑथर्स की बुक पढ़ते हो, कुछ लिटरेचर बुक्स देखते हो, तो आप एक नई नॉलेज गेन करते हो। मीडिया, हम सोशल मीडिया बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जिनको फॉलो करते हैं, तो हम अलग अलग चीज़ों से अपडेट होते हैं। कॉलेज में हम टीचर से इंटरेक्शन करते हैं, दूसरे ग्रुप के बच्चों से इंटरेक्शन करते हैं। तो ये सब क्या होती हैं? सेकेंडरी एजेंसीज। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछा है बुक्स और मैगजीन, इमीडिएट फैमिली, मीडिया और स्कूल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर बुक्स और मैगजीन होती है, मीडिया होगी और स्कूल, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि फैमिली क्या होती है? आपकी प्राइमरी एजेंसी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। According to Piaget, the unfolding of biological changes that are genetically programmed is called। जीन पियाजे के अनुसार आनुवांशिक रूप से जो क्रमादेशित जैविक परिवर्तन है, उनका होना क्या कहलाता है? संतुलन, अनुकूलन, परिपक्वता और सामाजिक प्रसारण। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर होगा दिस इज योर मैच्योरिटी। ठीक है, क्या जीन पियाजे ने क्या बोला था? मान लीजिए आपके पहले होते हैं मिल्क टीथ। ठीक है, धीरे धीरे मिल्क टीथ गिरने लगते हैं, उसके बाद परमानेंट टीथ आते हैं, दिस इज योर ग्रोथ। धीरे धीरे आप क्या होने लगते हो? मैच्योर होने लगते हो। पहले हम जो है दूसरे की ओपिनियन को कंसीडर भी नहीं करते हैं। जैसे जैसे हम एडल्ट स्टेज में आते हैं, सामने वाले की ओपिनियन को हम सुनते हैं। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो हम बहुत ईगोइस्टिक टाइप के होते हैं। ठीक है, हम खुद से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन बड़े बड़े होते होते हमें समझ में आता है कि नहीं, सामने वाला भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, पहले जब छोटे थे तो हमें रिवर्सिबिलिटी का गुण नहीं होता है, बहुत सारी चीजें हैं, डिसेंट्रेशन होता है हम लोगों में। तो ये सारी चीजें जो होती हैं, जब आप धीरे धीरे बायोलॉजिकल चेंजेस को जेनेटिकली प्रोग्राम करते हो, तो उसे हम बोलते हैं मैच्योरेशन। ठीक है, मैच्योरेशन इज नथिंग जस्ट लाइक कि आप धीरे धीरे किस तरीके से चीजों को अपने तरीके से समझने के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं। दिस इज योर मैच्योरेशन। और अगर यहीं पे बात करें संतुलन क्या होता है? जब आप किसी भी प्रीवियस चीज जो होती है और जो नई चीज है उसके बीच में जब बैलेंस करते हो, दिस इज योर इक्विलिब्रियम। अडेप्टेशन होता है आपका जब आप किसी भी चीज को सीखने के लिए उस एनवायरनमेंट में किस तरह अपने आप को अडेप्ट करते हो, दैट इज योर अडेप्टेशन। सोशल ट्रांसमिशन होता है, जो लेव वाइगोत्स्की ने कहा था कि समाज में कैसे आप इंटरेक्शन करके चीजों को एक दूसरे में ट्रांसमिट करते हो। सो द ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ स्टेज एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक एज प्रपोज्ड बाय द जीन पियाजे। यहाँ पे जीन पियाजे की 4 स्टेज दी हुई हैं और बाद में इनके कैरेक्टरिस्टिक दिए हुए हैं। अब हमको बताना है कि किस एज के अकॉर्डिंग कौन सा कैरेक्टर जो है वो मैच करता है। सेंसरी मोटर स्टेज संवेदीगामक 0 से 2, प्री ऑपरेशनल 2 से 7, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11, फॉर्मल ऑपरेशन 11 से 15। तो जो सेंसरी मोटर होता है इसमें क्या होता है? मेंटल मैनिपुलेशन नहीं। 0 से 2 साल का बच्चा कभी भी मेंटल मैनिपुलेशन शो नहीं कर पाएगा।
डेवलपमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस ये होता है आपका सेंसरी मोटर स्टेज का, जिसमें क्या होता है बच्चा चीजों वस्तु स्थायित्व का गुण ऑब्टेन कर लेता है। कोई भी ऑब्जेक्ट घर में है या नहीं, जैसे छोटा बच्चा होता है 1.5 से 2 साल का, उसको हम कई बार बोल देते हैं खिलौना चिड़िया ले गई या कबूतर ले गया, लेकिन इस एज में बच्चे में ये मेच्योरिटी आ जाती है, बच्चा समझ जाता है, चाहे वो उस ऑब्जेक्ट को देख पाए चाहे ना टच कर पाए, लेकिन उसको पता होता है कि ऑब्जेक्ट घर में ही है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल होता है कैपेबल ऑफ ऑपरेशंस बट नॉट एब्स्ट्रैक्शन, बिल्कुल सही है कि बच्चा ऑपरेशन करने में कैपेबल होता है, चीजों को समझने में, रीजनिंग में, सब में कैपेबल है, लेकिन अमूर्त रूप से नहीं बल्कि मूर्त रूप से। फॉर्मल ऑपरेशन अनेबल टू मेंटली रिवर्स एक्शन, जब बच्चा रिवर्स एक्शन को करने में मेंटली अनेबल है तो ये एज कौन सी, ये चीज किसका फीचर होता है आपका प्री ऑपरेशनल का, ठीक है। जो 2 से 7 साल का बच्चा होता है उसमें इरिवर्सिबिलिटी होती है। इरिवर्सिबिलिटी इज लाइक, मान लीजिए आपने गुब्बारे में एयर भरी, ठीक है, उसको इन्फ्लेट किया, अब आपने क्या किया, हवा निकाल दी, ठीक है। अब जब वो आपने हवा निकाली तो छोटे बच्चे में ये समझ नहीं होती है कि ये गुब्बारे में हम वापस से एयर भर के उसको इन्फ्लेट कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग अब ये क्या है, खराब हो गया। सो दिस इज द लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि करेक्टली मैच्ड पेयर कौन सा है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जिसमें बच्चा ऑपरेशन करता है लेकिन अमूर्त रूप से नहीं बल्कि मूर्त रूप से। तो ये क्या हो गया, संवेदी चालक अवस्था, मानसिक तन से जूझना नहीं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था वस्तु स्थायित्व इसमें होगा, ठीक है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था प्रतिवर्ती क्रियाओं को मानसिक रूप से करने में अक्षम, ये होता है आपका ये वाला जो कैरेक्टर होता है, दिस इज योर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, चिल्ड्रन टॉकिंग अबाउट टू देमसेल्व्स, जो लेव वाइगोत्स्की है उन्होंने बोला था कि बच्चा क्या करता है, जो भी चीजें सोचता है उस काम को रेगुलेट करने के लिए बच्चा खुद से बात करता है, ठीक है। जैसे छोटा बच्चा है, जब वो टॉय से खेल रहा होता है, टीवी देख रहा होता है, तो वो खुद से कुछ ना कुछ बेबलिंग करता रहता है, जिससे कि वो जो भी चीजें अपने दिमाग में रखे हुए हैं, जो भी उसने दिमाग में अपने क्रिएट किया है, उसको प्रॉपर तरीके से रेगुलेट किया जा सके। चिल्ड्रन टॉकिंग अलाउड टू देमसेल्व्स, जब बच्चा जो है बहुत तेज तेज अपने आप से बात करता है, दिस इज एन इंडिकेशन ऑफ देयर ईगोसेंट्रिसिज्म, नहीं, ईगोसेंट्रिसिज्म होता है जिसमें बच्चे के लिए दूसरे की ओपिनियन मैटर ही नहीं करती। हेल्प्स देम टू रेगुलेट देयर थिंकिंग, बिल्कुल सही बात है, जब बच्चा खुद से बात करता है ना तो वो अपनी सोच को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। हिंडर्स देयर साइकोलॉजिकल लैंग्वेज डेवलपमेंट, नहीं, जब बच्चा खुद से बात करेगा, जैसे हम स्वयंवाक बोलते हैं, वो बच्चे के साइकोलॉजिकल और लैंग्वेज डेवलपमेंट को हिंडर नहीं करता है बल्कि फैसिलिटेट करता है। एज एन आइडेंटिफायर ऑफ सीवियर बिहेवियर डिसऑर्डर, नहीं, ये कोई डिसऑर्डर नहीं होता है, जस्ट टू रेगुलेट द थिंकिंग ऑफ अ चिल्ड्रन, उनकी सोच को विनियमित करने में उनकी मदद करता है। कई बार एग्जाम में होता है कि कुछ बच्चे बोल बोल के करते हैं, क्यों, दे जस्ट वांट टू रेगुलेट देयर थिंकिंग, सो द ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ कल्चरल टूल्स, इनमें से जो सांस्कृतिक टूल है उसके एग्जाम्पल कौन से हैं, दैट एड एंड चेंज आर फंक्शनिंग एज पर लेव वाइगोत्स्की थ्योरी, जो कि क्या करते हैं, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार कौन से सांस्कृतिक उपकरण के उदाहरण हैं जो हमारे कामकाज में सहायता और परिवर्तन करते हैं। मैप होता है, लैंग्वेज है, कैलकुलेटर है और स्कीमा है। ध्यान रखिएगा यहाँ पूछा क्या है, लेव वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग कल्चरल टूल बताने हैं। पहली बात तो इनकी थ्योरी का नाम था सोशियल कल्चरल, यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास, ठीक है। इन्होंने सबसे ज्यादा एम्फेसाइज किया था कोलैबोरेटिव लर्निंग और सोशल इंटरेक्शन पे, ठीक है। एक है कोलैबोरेटिव लर्निंग और एक है सोशल इंटरेक्शन। बच्चा जितना ज्यादा इंटरेक्शन करता है ना उतना ज्यादा अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है। इनके और जीन पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चा का खुद जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करके चीजों को डिस्कवर करता है और फिर अपनी थ्योरी को वो खुद से क्रिएट करता है, ठीक है। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर होगा आपका मानचित्र, भाषा और कैलकुलेटर, ये तीनों चीजें लेव वाइगोत्स्की ने यूज की थी, लेकिन जो स्कीमा वर्ड है ये किसका है, जीन पियाजे। स्कीमा होता है आपका बंडल ऑफ मेमोरीज, ठीक है, जहां पे आप चीजों को स्टोर करके दिमाग में रखते जाते हैं। मैप, आप बच्चे जो है मैप को यूज करके बच्चा चीजों को सीखता है। लैंग्वेज, इन्होंने कहा था बच्चे के अंदर पहले लैंग्वेज डेवलप होती है और जो लैंग्वेज होती है वो बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट को क्या करती है, फैसिलिटेट करती है, ठीक है।
ये चीज याद रखिएगा। जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी में से दो ही मेजर डिफरेंस है। उन्होंने तो कहा था कि जो बच्चा होता है उन्होंने सबसे ज्यादा बायोलॉजिकल फैक्टर्स पे फोकस किया था, जबकि जो ये है इन्होंने सबसे ज्यादा सोशल इंटरेक्शन पे फोकस किया था। जीन पियाजे के अकॉर्डिंग पहले बच्चे के अंदर कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है दैट फैसिलिटेट्स द लैंग्वेज डेवलपमेंट, जबकि लेव वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग सबसे पहले बच्चे के अंदर लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है एंड इट फैसिलिटेट्स द कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, जो जीन पियाजे हैं उनकी थ्योरी को क्रिटिसाइज भी इसीलिए किया गया था क्योंकि उन्होंने सोशल कल्चर को लेकर कुछ भी बात नहीं की थी। तो यहाँ क्या होगा, मानचित्र भी होता है, भाषा भी होता है, कैलकुलेटर भी होता है। सो द ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। बट स्कीमा वर्ड किसने दिया था, जीन पियाजे ने। Which of the following pedagogical principle wouldn't advocate by the Lev Vygotsky? जो लेव वाइगोत्स्की हैं उनके द्वारा निम्नलिखित में से किस शैक्षणिक सिद्धांत की वकालत नहीं की जाएगी? जो लेव वाइगोत्स्की हैं उन्होंने कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जिसके बारे में वकालत नहीं की है? इनाम और दंड का उपयोग, सामाजिक संवर्ग को बढ़ावा देना, सहकारी शिक्षा का प्रयोग और बच्चों को सांस्कृतिक साधनों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि लेव वाइगोत्स्की ने इसमें से किस चीज को प्रमोट नहीं किया है। बच्चों को सांस्कृतिक साधन जो हैं उनका उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन देना, बिल्कुल सही बात है। जब तक आप बच्चे को कोई कल्चरल टूल नहीं देंगे बच्चा चीज़ों को लेके इंटरेक्ट नहीं करेगा, और जब तक वो इंटरेक्ट नहीं करेगा चीज़ें वो अपने तरीके से अपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट को डिस्कवर नहीं कर पाएगा। सहकारी शिक्षा का प्रयोग, सहकारी शिक्षा इज लाइक कोऑपरेटिव लर्निंग यानी कि कोलैबोरेटिव लर्निंग, जहाँ पे एक बच्चा जो है वो दूसरे बच्चे को सपोर्ट करता है। मान लीजिए कोई बच्चा इंटेलिजेंट है, ये बच्चा मॉडरेट है, तो ये क्या करेगा, इसको सपोर्ट करेगा। सामाजिक संपर्क को बढ़ावा देना, बिल्कुल सही बात है। जब तक आप सामाजिक संपर्क को बढ़ावा नहीं देंगे, इनकी तो मेन टैगलाइन ही यही थी, सोशल इंटरेक्शन। बच्चा जितना ज़्यादा अपने एम के ओ के साथ इंटरेक्ट करेगा उतना ज़्यादा उसके ज्ञान का निर्माण होता है। इनाम और दंड का उपयोग जो है वो किसने कहा था, बीएफ स्किनर। जो बीएफ स्किनर है उनकी थ्योरी का नाम है आरएस थ्योरी, और बीएफ स्किनर ने कहा था कि बच्चे को आपको रीइंफोर्समेंट देना ज़रूरी होता है। अगर बच्चा कुछ अच्छा कर रहा है तो उसको टाइम टू टाइम रीइंफोर्समेंट देते रहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 जो है वो बिल्कुल इनकरेक्ट है। Which of the following doesn't indicate a child centered classroom? इनमें से कौन सा जो है वो चाइल्ड सेंटर क्लासरूम को रिप्रेजेंट नहीं करता? सीटिंग अरेंजमेंट चेंजेस एज पर द एक्टिविटी, जो सिटिंग अरेंजमेंट है उसको चेंज करना। कौन सा बाल केंद्रित शिक्षा को नहीं दर्शाता? गतिविधि के अनुसार बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन, बच्चे की प्रगति गुणात्मक रूप से और विकास के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट की जाती है। शिक्षक पाठ्यपुस्तक पढ़ता है और छात्रों को निकल करने के लिए ब्लैक बोर्ड पर आंसर लिख देता है। बच्चे जो कर रहे हैं उसमें तल्लीन है। तो जो चाइल्ड सेंटर क्लासरूम है उसका मेन फीचर होता है कि बच्चे को आप सेंटर में रखो। तो यहाँ पे एक्टिविटी के अनुसार बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन, मान लीजिए डिबेट होनी है, कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव चीज के बारे में कुछ डिस्कशन करना है, अगर लर्निंग करनी है, तो कोई भी एक्टिविटी अगर आप क्लास में कर रहे हो, गेम खिला रहे हो, तो उस तरीके से अगर आप बैठने के अरेंजमेंट करते हो, मान लीजिए किसी बच्चे को हियरिंग इम्पेयरमेंट है या किसी बच्चे को विजुअल इम्पेयरमेंट है, तो ऐसे बच्चों को आगे बिठाना, ये सारी चीजें क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप बैठने की व्यवस्था में कैसे चेंज करते हो। बच्चे की प्रगति गुणात्मक रूप से, दैट इज योर फॉर्मेटिव असेसमेंट। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है ना, उसमें विकास के जितने भी पहलू हैं उनको क्या है, ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, और जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है उसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली पूरे साल चलने वाली प्रोसेस होती है जिसमें टाइम टाइम पे बच्चे को फीडबैक दिया जाता है। टीचर पाठ्य पुस्तक पढ़ता है और छात्रों की नकल करने के लिए ब्लैक बोर्ड पर उत्तर लिखता है, ये गलत है। अगर टीचर पाठ्य पुस्तक पढ़ेगा और सिर्फ नकल करने के लिए आंसर ब्लैक बोर्ड पर लिख देगा तो ये क्या होगा, गलत। बच्चे जो कर रहे हैं उसमें तल्लीन है। बच्चों को आपको क्या करना पड़ता है, फ्री हैंड छोड़ना पड़ता है जिससे अपने ज्ञान का निर्माण वो खुद करें। लेकिन अगर टीचर पाठ्य पुस्तक पढ़ेगा और बच्चों को नकल करने के लिए ब्लैक बोर्ड पर आंसर लिख देगा तो इसमें बच्चा क्या हुआ, आपका पैसिव। और जीन पियाजे और वाइगोत्स्की ने कहा था कि बच्चा एक्टिव लर्नर होता है, बच्चे को आप जितना ज्यादा एक्टिव रखेंगे वो उतना ज्यादा पार्टिसिपेट करेगा। सो द ऑप्शन 3 विल बी इनकरेक्ट। नेक्स्ट है लॉरेंस कोलबर्ग की जो थ्योरी है मोरल डेवलपमेंट की, इसमें जो सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग है उसे किससे कैरेक्टराइज किया जाता है? पहली बात तो ये है आपकी स्टेज 5। ठीक है,
जो सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग होती है, लॉरेंस कोलबर्ग जो है ना, उन्होंने मोरल डेवलपमेंट थ्योरी दी थी, नैतिक विकास का सिद्धांत। उन्होंने क्या किया था, बच्चों का एक ग्रुप बनाया और उनको हिंज की कहानी सुनाई। हिंज जो है वो अपनी वाइफ को बचाने के लिए दुकान में चोरी करते हैं, कुछ बच्चे उनके फेवर में बोले, कुछ बच्चे उनके अगेंस्ट गए। तो इससे पता चलता है कि बच्चे की मोरालिटी कैसी है, बच्चे के नैतिक सिद्धांत कैसे हैं। उन्होंने 3 स्टेज दी थी, पूर्व पारंपरिक स्तर, पारंपरिक स्तर और पश्च पारंपरिक स्तर। इन तीनों के उन्होंने 2-2 चरण बताए थे। पहला जो स्टेज था उसमें था लॉ एंड ऑर्डर, पहला तो जो स्टेज था उसमें था आपका सजा और दंड का प्रावधान, ठीक है, पनिशमेंट, लॉ एंड पनिशमेंट, ठीक है। मतलब आप आपका जो नेचर होता है ना, वो आपका बाहरी फैक्टर डिसाइड करते हैं कि आप सिर्फ चोरी इसलिए नहीं करोगे क्योंकि आपको डर लग रहा है कि आपको डांट पड़ेगी। अगर आप घर में कुछ नहीं खा रहे हो, गेस्ट आने वाले हैं, तो वो सिर्फ हम इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें पता है माँ बाप, मम्मी पापा हमको डांटेंगे, ठीक है। दूसरा होता है टिट फॉर टैट, जिसे हम यांत्रिक अभिविन्यास बोलते हैं। आपकी खुशी जो है वो दूसरे के उस पर डिपेंड करती है, यानी कि सामने वाला अगर आपके लिए अच्छा करेगा तो आप उसके लिए अच्छा करेंगे। थर्ड होता है पारंपरिक स्तर में, पहला अच्छा लड़का अच्छी लड़की, ठीक है। एक होता है लॉ एंड ऑर्डर। कुछ बच्चे ऐसा एग्जाम्पल सेट कर देते हैं जिनको हमारे पेरेंट्स एज एन एग्जाम्पल यूज करते हैं कि बनो तो उसके जैसे बनो, सो दिस इज अच्छा लड़का अच्छी लड़की। लॉ एंड ऑर्डर होता है कि समाज में कानून व्यवस्था बनी रहे, उसके लिए हम सबकी मोरल ड्यूटी है कि कानून को फॉलो करें। एक होता है सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग। सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग होती है अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेसिप्रोसिटी, फियर ऑफ अथॉरिटी एंड अवॉइडेंस ऑफ पनिशमेंट, सीकिंग अफेक्शन एंड अप्रूवल ऑफ अदर्स, ईच मेंबर ऑफ द सोसाइटी हैविंग ए पर्सनल ड्यूटी टू अपहोल्ड लॉज। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेसिप्रोसिटी होता है पारस्परिकता की समझ, यानी कि जो आपका यांत्रिक अभिविन्यास होता है, ठीक है। यांत्रिक अभिविन्यास में हम क्या करते हैं, जो पूर्व पारंपरिक स्तर का दूसरा चरण है कि सामने वाला अगर आपको 2 टॉफी दे रहा है तो आप उसको देंगे टॉफी, लेकिन अगर सामने वाला गलती से आपको झगड़ रहा है तो आप भी उसके साथ सेम व्यवहार करेंगे। अधिकार का डर और सजा से बचना, ये भी पूर्व पारंपरिक स्तर है, लेकिन ये कैसा है, फर्स्ट चरण। ये कैसा है, सेकंड चरण। इसमें क्या होता है, आप कोई भी गलत काम सिर्फ इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि नहीं करते हैं क्योंकि आपको कहीं ना कहीं एक डर जो है वो लगता है। दूसरे का स्नेह और अनुमोदन प्राप्त करना, दिस इज योर अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। कानून को बनाए रखना समाज के प्रत्येक सदस्य का व्यक्तिगत कर्तव्य है। ये क्या है, आपकी सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की चरण, ठीक है। मतलब इसमें क्या होता है, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना जरूरी होता है। उसके लिए ये है कि ये हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि हम क्या करें, समाज में जो कानून व्यवस्था है उसको पर्सनली बनाए रखें। क्लियर। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड गार्नर। जो हार्वर्ड गार्नर है उनकी थ्योरी का नाम है मल्टीपल इंटेलिजेंस, ठीक है। इन्होंने बुद्धि के 8 प्रकार बताए थे। इन्होंने बोला था कि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई इंटेलिजेंस होता है, लेकिन एक इंटेलिजेंस उसमें बहुत ज्यादा डोमिनेट करता है। इंटेलिजेंस इज ए सिंगल एंटिटी नहीं, देयर आर सेवरल डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। अलग अलग टाइप के बहुत सारे इंटेलिजेंस होते हैं। Intellectual traits can be classified among 3 dimensions: operation, content and product. Intelligence consists of general factor and some specific factor. तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि हार्वर्ड गार्नर के अनुसार बुद्धि एक इकाई है, नहीं, बुद्धि एक इकाई नहीं होती है। बुद्धि के कई अलग अलग प्रकार हैं, बिल्कुल सही बात है। अगर आपको उनकी थ्योरी का नाम पता है ना तो भी आप आंसर कर देंगे। मल्टीपल इंटेलिजेंस यानी कि बहुत सारी बुद्धियां। बौद्धिक लक्षण जो होते हैं उनको 3 आयाम, संचालन, सामग्री और उत्पाद में वर्गीकृत किया जा सकता है, नहीं। बुद्धि में एक सामान्य कारक और कुछ विशिष्ट कारक होते हैं। ये थ्योरी दी थी आपकी स्पीयरमैन ने, जिसमें उन्होंने बुद्धि में एक जनरल फैक्टर बताया था और एक स्पेसिफिक फैक्टर। इन्होंने कहा था जो जनरल फैक्टर होता है ना वो दुनिया के हर इंसान के अंदर प्रेजेंट होता है, जबकि जो स्पेसिफिक फैक्टर होता है वो कुछ ही लोगों के अंदर होता है। जैसे महात्मा गांधी हैं, उनके अंदर क्या था, स्पेसिफिक इंटेलिजेंस था। तो यहाँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है यूज ऑफ जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज। जो लिंग है उसको दरकिनार करते हुए जब हम न्यूट्रल लैंग्वेज यूज करते हैं एंड डिस्कसिंग जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट, और जो जेंडर है उसको हम कैसे कंसीडर करते हैं, सामाजिक संरचना, रेदर देन बीइंग बायोलॉजिकली डिटरमाइंड, ना कि बायोलॉजिकली डिटरमाइंड के। प्रमोट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, दिस विल रीइंफोर्स जेंडर बायसनेस, एनकरेज जेंडर कंफर्मिटी, चैलेंज जेंडर स्टीरियोटाइप। जेंडर तटस्थ भाषा का प्रयोग। जेंडर तटस्थ भाषा होती है जहां पे आप मेल और फीमेल के अंदर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते, आप दोनों को ही इक्विटी के साथ आगे प्रमोट करते हो। जेंडर एक सामाजिक संरचना है, बिल्कुल है। सीटेट कई बार क्वेश्चन पूछा भी है कि जेंडर जो है वो हमेशा एक सामाजिक संरचना होती है। समाज के कुछ नियम है जिनके अकॉर्डिंग हम बोल देते हैं कि अरे तो लड़का है, ये ऐसी लड़कियों जैसे क्यों बिहेव कर रहा है, तो ये सब क्या होता है, सामाजिक संरचना।
उस इन सब टॉपिक्स पे जब आप डिबेट करते हो या डिस्कशंस करते हो तो जेंडर भेदभाव को बढ़ावा मिलेगा नहीं, इसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, बल्कि जेंडर रूढ़िवादिता जो है उसको क्या होगी, चुनौती मिलेगी। जेंडर अनुपालन का प्रोत्साहन होगा नहीं, जेंडर पक्षपात सुदृढ़ होगा। इसमें क्या होगा, कोई बच्चा फेवर में बोलेगा, कोई बच्चा कॉन्स बताएगा। तो उस केस में जब हम सारे पहलू सामने रखते हैं तो हम इजीली चीजों को क्लियर कर पाते हैं। तो यहाँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। What should be followed by the teacher to facilitate learning of children from diverse background? जब बच्चा अलग अलग बैकग्राउंड से आता है, ठीक है, मान लीजिए किसी बच्चे का बैकग्राउंड बहुत लो है, कोई बच्चा बहुत पैसे वाली फैमिली से आता है, कोई बच्चा अलग फैमिली से आता है, तो इन सब चीज़ों को साइड में रखते हुए अगर आप सारे बच्चों को एक ही क्लास में एक जैसी एजुकेशन देते हैं तो वो स्टैंडर्ड करिकुलम होता है, टेक्स्ट बुक सेंट्रिक पेडागोजी है, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शनल स्टाइल है और समेटिव असेसमेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दिस इज योर डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन स्टाइल। जब हम इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ते हैं, यानी कि जिसे हम बोलते हैं समावेशी शिक्षा, तो जो इंक्लूसिव एजुकेशन होता है उसमें हमने देखा था इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम होता है, आईईपी जिसे हम बोलते हैं। तो ये जो इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम होता है इसमें हम फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं, ठीक है। यहाँ स्टैंडर्ड करिकुलम नहीं होता है, बल्कि यहाँ पे फ्लेक्सिबल करिकुलम होता है। टेक्स्ट बुक सेंट्रिक पेडागोजी नहीं होता है, चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी होती है, ठीक है। समेटिव असेसमेंट नहीं होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। ये सारे फीचर्स किसके होते हैं, आपके इंक्लूसिव एजुकेशन के। जब आप बच्चे को सेंटर में रखोगे तो हमारा मेन काम होता है बच्चे को सिक्योर फील करवाना, जैसे बच्चे को ये लगे कि उसकी प्रेजेंस भी क्लास में मैटर करती है। तो यहाँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। हर बच्चे को उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के हिसाब से काम दीजिए। मान लीजिए कोई बच्चा ये है जो बहुत इंटेलिजेंट है तो उसको कुछ क्रिएटिव काम दीजिए, कोई बच्चा है जिसको दिखाई कम देता है तो उसको वैसा काम दीजिए, कोई बच्चा है जिसको सुनाई कम देता है। तो इस तरीके से हम डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन स्टाइल को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट असेसमेंट इज असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन इज नॉट करेक्ट, यानी कि बच्चों का जो आकलन है उसके बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। असेसमेंट शुड बी अंडरटेकन टू फैसिलिटेट लर्निंग एंड शुड इन्वॉल्व डाइवर्स टूल्स। जो आकलन होता है वो अधिगम जो है उसको फैसिलिटेट करने के लिए किया जाना चाहिए। बच्चों के मूल्यांकन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। मूल्यांकन का प्रयोग सीखने को सुसाध्य करने के लिए किया जाना चाहिए और उसमें विविध तरीकों को शामिल किया जाना चाहिए। मूल्यांकन हमेशा शिक्षण अधिगम से अलग गतिविधि के रूप में किया जाना चाहिए। मूल्यांकन को शिक्षक को अपनी शिक्षा शास्त्रीय गतिविधि पर मनन के लिए मौके देने चाहिए। मूल्यांकन को संज्ञानात्मक, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अब यहाँ पे पूछा है कि इवैल्यूएशन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। जो इवैल्यूएशन होता है उसमें फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है और समेटिव असेसमेंट दोनों होते हैं। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है ना वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो मूल्यांकन जो है उसका प्रयोग सीखने को सुसाध्य करने के लिए किया जाना चाहिए। जब आप इवैल्यूएशन कर रहे हो तो बच्चा कितने अच्छे तरीके से सीख सकता है, कितना इफेक्टिव तरीके से उसको सिखाया जा सकता है, इसको इजी करने के लिए हमें इवैल्यूएशन करना चाहिए और इसमें अलग अलग जितने भी तरीके हैं उन सबको इसमें शामिल करना चाहिए। मूल्यांकन हमेशा शिक्षण अधिगम से अलग गतिविधि के रूप में किया जाना चाहिए, नहीं। मूल्यांकन को हमेशा शिक्षण अधिगम जो है उसमें ही इंसर्ट करके, मतलब उसका ही एक इंटीग्रेट पार्ट होना चाहिए। मूल्यांकन को टीचर को अपनी शिक्षा शास्त्र गतिविधि पर मनन करने का मौका देना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। मान लीजिए कोई टीचर एक ही मेथड से पढ़ा रहा है और उस मेथड से बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है तो टीचर को अपनी पेडागोजी स्ट्रेटेजीज को चेंज करना चाहिए। मूल्यांकन को संज्ञानात्मक, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है कि जो इवैल्यूएशन है उसमें बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट कितना हो रहा है, कितना फिजिकल डेवलपमेंट और कितना साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है। सो द ऑप्शन 2 विल बी इनकरेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16। इंक्लूजन इन एजुकेशन इम्प्लाइज दैट, जो समावेशन होता है शिक्षा में वो क्या इम्प्लाई करता है। स्टूडेंट्स आर गिवन एडमिशन सेलेक्टिवली ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी, जो बच्चे हैं उनको एडमिशन दिया जाता है उनकी एबिलिटी के बेसिस पर। स्टूडेंट्स मेक एडजस्टमेंट एज पर द डिमांड्स ऑफ स्कूल, जो बच्चे होते हैं वो एडजस्ट करते हैं स्कूल की डिमांड के हिसाब से। ऑल स्टूडेंट स्टडी इन द सेम स्कूल इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर डिफरेंसेस, सारे जो बच्चे होते हैं वो सेम स्कूल में पढ़ाई करते हैं चाहे उनके बीच में कोई भी डिफरेंस हो। स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज स्टडी सेपरेटली इन स्पेशल स्कूल। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि शिक्षा में समावेशन का मतलब है कि बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर चुनिंदा रूप से प्रवेश दिया जाता है, नहीं। इसमें यह ध्यान नहीं रखा जाता है कि कोई बच्चा कितना इंटेलिजेंट है, किसके 70% है, किसके 80% है, किसी के कितना भी मार्क्स हो, सबको हम क्या करते हैं एक ही क्लास में एक जैसी एजुकेशन देते हैं।
छात्र स्कूल की मांग के अनुसार समायोजन करते हैं? नहीं, जो स्कूल होता है ना वो बच्चे की मांग के अनुसार समायोजन करता है, ना कि बच्चा स्कूल की मांग के अनुसार समायोजन करेगा। इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बावजूद सभी छात्र एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, बिल्कुल सही बात है। मान लीजिए फिजिकली हैंडीकैप्ड है, ये विजुअल इम्पेयरमेंट है, ये क्रिएटिव बच्चा है, ये बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, ये मॉडरेट बच्चा है, सारे क्या करेंगे, एक ही प्लेटफॉर्म पे एजुकेशन लेंगे। विकलांग छात्र अलग से विशेष स्कूलों में पढ़ते हैं? नहीं, बच्चे को कोई भी इम्पेयरमेंट हो, कोई भी लर्निंग डिसऑर्डर हो, आप बच्चे को एक ही क्लास में नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाएंगे। तो यहाँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर, जस्ट ए सेकेंड, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसेबिलिटी कॉजेज चैलेंजेस इन रीडिंग? पढ़ने में जहां भी चैलेंज आएगा और समझने में, किसको, लिखे हुए मटेरियल्स को। जब आप लिखी हुई चीज को पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, ना ही समझ पा रहे हैं कि वो उसमें वो कन्वे क्या करना चाह रहा है। मान लीजिए क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, अब मैं अगर इसको पढ़ भी नहीं पाऊँ और ये समझ भी नहीं पाऊँ कि इसमें एग्जैक्टली वो कन्वे क्या करना चाह रहा है, तो ये लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, हियरिंग इम्पेयरमेंट है, डिस्कैल्कुलिया है और डिसलेक्सिया है। सो दिस इज योर डिसलेक्सिया, जिसमें बच्चे को पढ़ने में और किसी भी लिखे हुए कंटेंट को समझने में प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हिंडर इंक्लूजन ऑफ लर्नर्स फ्रॉम द डिसएडवांटेज्ड एंड डेप्राइव्ड ग्रुप? इनमें से कौन सा जो है वो समावेशन में क्या करेगा, एक बैरियर डालता है बच्चे के जो डिसएडवांटेज ग्रुप से आते हैं और वंचित ग्रुप से आते हैं? फ्लेक्सिबल करिकुलम, डिकंस्ट्रक्ट कंटेंट, लर्नर सेंटर्ड पेडागोजी और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। कौन सा सुविधाहीन और वंचित समूह के जो बच्चे हैं उनको शामिल करने में बाधा उत्पन्न करेगा? लचीला पाठ्यक्रम, ये तो एक पॉजिटिव फैक्टर होता है इंक्लूसिव एजुकेशन का, इवन दिस इज अ मेन फैक्टर। अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी नहीं कैरी कर रहे हैं करिकुलम में तो हर बच्चा एक तरीके से लर्निंग नहीं कर सकता। गैर प्रासंगिक सामग्री, बिल्कुल सही बात है, यही क्या है, एक बहुत बड़ा हर्डल होती है। मान लीजिए बच्चे को आपको पढ़ाना है 8th क्लास के अकॉर्डिंग, आप पढ़ा रहे हो उसको 12th क्लास का सिलेबस, तो ये होता है वैलिडिटी वायलेशन। और अगर आप मान लीजिए मैथ पढ़ाना है बच्चे को, अगर मैं उस टाइम पढ़ाने लगूँ साइंस या बच्चे को खेल का कोई टॉपिक पढ़ाने लगूँ, तो वो होती है आपकी गैर प्रासंगिक सामग्री। शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र, ये तो बिल्कुल पॉजिटिव है कि अगर आप बच्चे को सेंटर में रखकर उससे एक्टिवली पार्टिसिपेट करवा के चीजों को करते हो। व्यापक मूल्यांकन होता है जब हम लार्ज स्केल पर चीजों को इवेल्युएट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा आपका, गैर प्रासंगिक सामग्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, यूज ऑफ डाइवर्स पेडागोजिकल स्ट्रेटेजीज बाय द टीचर्स विल हेल्प इन द इंक्लूजन ऑफ। जो अलग अलग पेडागोजिकल स्ट्रेटेजीज होती हैं उनका जो यूज होता है टीचर्स के द्वारा, वो किसके समावेशन में मदद करेगा? स्टूडेंट विद स्पीच इम्पेयरमेंट, स्टूडेंट्स विद विजुअल इम्पेयरमेंट, स्टूडेंट्स विद गिफ्टेडनेस, क्रिएटिव स्टूडेंट। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि जो डाइवर्स पेडागोजिकल स्ट्रेटेजीज हैं टीचर के द्वारा, वो किस टाइप के समावेशन में मदद करता है? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फर्स्ट सेकंड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। जिन बच्चों के अंदर स्पीच इम्पेयरमेंट होता है उनको भी क्लास में इंक्लूड किया जाता है। जिनको विजुअल इम्पेयरमेंट होता है उनको ब्रेल लिपि के थ्रू हम क्लास में इंक्लूड करते हैं। जो बच्चे गिफ्टेड होते हैं उनको भी क्लास में इंक्लूड किया जाता है, चाहे क्रिएटिव हो, ठीक है। चाहे बच्चा क्रिएटिव हो, चाहे गिफ्टेड बच्चा हो, चाहे विजुअल इम्पेयरमेंट हो, चाहे स्पीच इम्पेयरमेंट हो, चाहे फिजिकल इम्पेयरमेंट हो, सारे बच्चे क्या है, एक ही प्लेटफॉर्म पे एक ही क्लास में एक जैसी एजुकेशन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ एप्रोप्रिएट एकोमोडेशन स्ट्रेटेजी फॉर इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विद द स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी। यहाँ पे बोला है कि कौन सा जो विकल्प है वो दी गई दिव्यांगता, ये जो दिव्यांगता है, लेखन वैफल्य, पठन वैफल्य, गतिमान दिव्यांगता, दृश्य बाधित और छात्रों के समावेशन के लिए जो रणनीति यहाँ पे दी गई है उसका सही युग्म है। अब ये इंग्लिश में देखेंगे, हिंदी में नहीं हो पाएगा। डिस्ग्राफिया होता है जिसमें बच्चे को लिखने में दिक्कत आती है, ठीक है। तो इंश्योरिंग कंपलसरी राइटिंग ऑन अनरूल्ड शीट, बच्चे को जबरदस्ती लिखवाना, तो ये तो गलत हो गया ना। बच्चा पहले ही उसको डिस्ग्राफिया है, आप बच्चे से जबरदस्ती लिखवा रहे हो तो ये तो गलत है। डिसलेक्सिया होता है जहां बच्चे को पढ़ने में दिक्कत आती है और लिखे कंटेंट को समझने में दिक्कत आती है। गिविंग टेक्स्ट विद मिक्स्ड अपर केस एंड स्मॉल लेटर्स फॉर रीडिंग, बच्चे को मिक्स्ड अपर केस मतलब कैपिटल लेटर, ठीक है, उसके साथ और स्मॉल लेटर के साथ बच्चे को पढ़ने के लिए देना। तो बच्चे को तो वैसे ही पढ़ने में डिसऑर्डर है और आप उससे पढ़वा ही रहे हो। लोकोमोटर डिसेबिलिटी होती है प्रोविजन ऑफ क्लासेस ऑन ग्राउंड फ्लोर,
लोकोमोटर डिसेबिलिटी मतलब मान लीजिए बच्चे को चलने में दिक्कत है, उसके पैरों में कोई दिक्कत है, वो व्हील चेयर पे है, तो उस केस में बच्चे की जो क्लासेस हैं उनको कहाँ कीजिए, ग्राउंड फ्लोर पे ही अरेंज करवाइए, जिससे बच्चे को ऊपर तक चढ़ के ना जाना पड़े। विजुअल इम्पेयरमेंट होता है साइन लैंग्वेज को यूज करना कम्युनिकेशन के लिए। विजुअल लैंग्वेज में आप कैसे साइन लैंग्वेज समझेंगे, जो बच्चे बोल नहीं सकते उनके लिए साइन लैंग्वेज यूज की जाती है, ना कि विजुअल इम्पेयरमेंट में। तो यहाँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 कि जो बच्चे चल फिर नहीं सकते उनकी क्लासेस को अगर ग्राउंड फ्लोर पे ही लगा दिया जाए तो दिस इज योर लोकोमोटर डिसेबिलिटी। गतिमान दिव्यांगता भूतल पर कक्षाओं का प्रावधान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटेट्स स्टूडेंट्स थिंकिंग। बच्चों की जो सोच होती है उसको क्या फैसिलिटेट करता है, ड्रिल एंड प्रैक्टिस, कॉपिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग, डिस्कशन विद पीयर्स, पैसिव लिसनिंग। तो यहाँ पे बच्चे की थिंकिंग को क्या चीज फैसिलिटेट करेगी, वो होता है वेधन और अभ्यास, बिना समझे कॉपी करना। थर्ड है आपका साथियों के साथ चर्चा करना और निष्क्रिय रूप से सुनना। अगर आप ढंग से देखेंगे ना, ड्रिलिंग क्या होती है, जहाँ पे बच्चे को आप कोई चीज रटाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर बार बार किसी से प्रैक्टिस करवाई जाए तो वो क्या होगा, बच्चा उस चीज को रटना स्टार्ट कर देगा। बिना समझे कॉपी करना, ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है, मान लीजिए ब्लैक बोर्ड पे 2 का पहाड़ा लिखा है, अब आप एज इट इज उसको कॉपी में उतार लेंगे तो ना तो आपने समझने की कोशिश की, तो उसमें क्या होता है, रूट मेमोराइजेशन। ये होता है आपका सोशल इंटरेक्शन और कोलैबोरेटिव इंटरेक्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है जहां पे आप अपने व्यूज भी रखते हो और सामने वाले के व्यूज को भी समझने की कोशिश करते हो। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। पैसिव रूप से सुनना, अगर बच्चा पैसिव लिसनर है तो वो एक टाइम के बाद बोर हो जाएगा और उसका क्लास में पढ़ाई में दिमाग नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, ये बहुत जरूरी होता है ऐसी सिचुएशन से वेयर द स्टूडेंट्स आर लर्नर फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब यहाँ पे बोला है कि ऐसी स्थितियां महत्वपूर्ण होती हैं जहां छात्र लंबे समय तक कैसा श्रोता होता है, यानी कि ऐसी स्थितियां टालना जरूरी है जहां छात्र लंबे समय तक निष्क्रिय श्रोता होता है। बिल्कुल सही बात है कि हमें हमेशा ऐसी कंडीशंस को इग्नोर करना चाहिए जहां बच्चे को आपने पैसिव रखा हुआ है, क्योंकि बच्चा हमेशा एक्टिव होना चाहिए और बच्चा हमेशा एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए। ठीक है, बच्चा क्लास में या तो क्वेश्चन पूछे या उसको फील्ड ट्रिप पे लेके जाओ, वो जितना एक्टिव रहेगा उतना ज्यादा अपनी चीजों को खुद सॉर्ट कर सकता है। ऐसी स्थिति पैदा करना जहां छात्र लंबे समय तक निष्क्रिय होता रहता है। अगर बच्चा पैसिव लर्नर है तो इफेक्टिव लर्निंग हो ही नहीं सकती। ऐसी स्थितियां निषेध करना महत्वपूर्ण है जहां छात्र लंबे समय तक सक्रिय श्रोता होता है। अगर बच्चे को आप एक्टिव लिसनर बना रहे हो तो आप ऐसी कंडीशंस को निषेध नहीं कर सकते। फोर्थ है सुदृढ़ करना, अगर आप ऐसी कंडीशन सुदृढ़ करते हो जहां बच्चा लंबे समय तक आज्ञाधीन मतलब डिसओबेडियंट हो जाए तो ये क्या है, नेगेटिव। तो यहाँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इनमें से कौन सा करेक्ट है अधिगम के कॉन्टेक्स्ट में। स्टूडेंट्स लर्न बेस्ट व्हेन दे पार्टिसिपेट इन कल्चरली इर्रिलेवेंट एक्टिविटीज। यहाँ पे या तो रिलेवेंट होना चाहिए, ठीक है, बच्चा जो है वो सबसे ज्यादा कब लर्न करता है, जब वो कल्चरली रिलेवेंट एक्टिविटीज जो है उनमें पार्टिसिपेट करता है। स्टूडेंट्स लर्न बेस्ट व्हेन दे पार्टिसिपेट इन मीनिंगफुल एक्टिविटीज, तो इसमें तो वो सीखेगा ही, ठीक है, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। बच्चा जब मीनिंगफुल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहा है, मान लीजिए उसको मैथ सीखनी है और मैथ का ही कोई फेयर चल रहा है या मैथ की कोई डिबेट चल रही है, उसमें बच्चा अगर पार्टिसिपेट करता है तो वो तो उसके लिए पॉजिटिव है। स्टूडेंट्स लर्न लीस्ट व्हेन दे पार्टिसिपेट इन कल्चरली रिलेवेंट एक्टिविटीज, तो ये क्या है, यहाँ पे गलत है, क्योंकि बच्चा लीस्ट नहीं सीखता है, यहाँ पे बच्चा बहुत अच्छे तरीके से सीखता है जब वो कल्चरली रिलेवेंट एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है। स्टूडेंट्स लर्न लीस्ट व्हेन दे पार्टिसिपेट इन मीनिंगफुल एक्टिविटीज, यहाँ पे आएगा स्टूडेंट्स लर्न बेस्ट व्हेन दे पार्टिसिपेट इन मीनिंगफुल एक्टिविटीज। ठीक है, तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। यहाँ क्या है, स्टूडेंट्स लर्न बेस्ट when they participate in culturally relevant activities, not irrelevant. Students learn best when they participate in meaningful activities. Obviously बच्चा सीखेगा. Students learn least when they participate in culturally relevant activities. तो यहाँ पे आएगा students learn best when they participate in culturally relevant activities. Students learn best when they participate in meaningful activities. तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3।
हिंदी में देख लेते हैं। छात्र सबसे अच्छा तब सीखते हैं जब वे सांस्कृतिक रूप से अप्रासंगिक गतिविधि में भाग लेते हैं, तो गलत है। बच्चा तब अच्छे से सीख ही नहीं सकता जब वो अप्रासंगिक गतिविधि में भाग ले रहा है। सार्थक गतिविधि में भाग लेने पर छात्र सबसे अच्छा सीखता है, बिल्कुल सही बात है। छात्र सबसे कम तब सीखता है जब वो सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक गतिविधि में भाग लेता है, गलत है, क्योंकि सबसे कम बच्चा तब नहीं सीखेगा जब वो सांस्कृतिक रूप से कंटेक्चुअलाइज एक्टिविटीज में पार्ट कर रहा है। अगर डीकंटेक्चुअलाइज होती तो बात समझ में आता। विद्यार्थी सबसे कम सीखते हैं जब वो सार्थक गतिविधि में भाग लेते हैं, नहीं, विद्यार्थी सबसे ज्यादा तब सीखता है जब वो सार्थक गतिविधि में भाग लेता है। तो हिंदी के अकॉर्डिंग इसका 2 है, तो आप इसी के अकॉर्डिंग जाइएगा, ऑप्शन नंबर 2। वाइल डिजाइनिंग इंस्ट्रक्शंस, जो अनुदेश होते हैं उनको तैयार करते समय अ टीचर शुड एंश्योर दैट हर इंस्ट्रक्शन डजंट, उसके जो निर्देश हैं वो कैसे नहीं होने चाहिए, कंफ्यूज, जिससे बच्चा डिस्करेज हो, बिल्कुल सही बात है। ऐसे आप कभी भी बच्चे को ऐसा डायरेक्शन मत दीजिए कि बच्चा उसमें कंफ्यूज हो जाए, गोल गोल घूमता रह जाए और बच्चा लास्ट में डिमोरलाइज हो जाए। फैसिलिटेट स्कैफोल्डिंग, बच्चे को शुरुआती मदद देना। स्कैफोल्डिंग होता है बच्चा अगर कहीं स्टक कर रहा है तो आप बीइंग MKO उसको शुरुआती मदद देंगे जिससे बच्चा अपने ओरिजिनल डेवलपमेंट तक पहुंच सके। मीडिएट लर्निंग, जो अधिगम है उसको मीडिएट करना, बिल्कुल सही बात है। रिजल्ट इन ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, जो अधिगम है उसके स्थानांतरण में मदद करना। जैसे मान लीजिए बच्चे ने मैथ्स में कुछ सीखा तो उसको उसके साइंस में लर्न करने में हेल्प करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, इनमें से क्या प्रमोट नहीं होता है बाय द एडवोकेट्स ऑफ द सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच ऑफ लर्निंग, जो सामाजिक रचनावाद अप्रोच है अधिगम की, उसके जो एडवोकेट हैं उनके द्वारा क्या चीज इसमें प्रमोट नहीं होती है। कंडीशनिंग ऑफ बिहेवियर, डिस्कवरी लर्निंग, स्कैफोल्डिंग एंड यूज ऑफ कल्चरल टूल। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर है, ये कौन होता है, कंडीशनिंग ऑफ बिहेवियर, दैट इज योर व्यवहारवादी, जिसमें आते हैं आपके थॉर्नडाइक, ठीक है, एक आता है आपका पावलोव और एक आता है आपका स्किनर। ये 3 लोग जो होते हैं ये क्या करते हैं, आपके कंडीशनिंग ऑफ बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। डिस्कवरी लर्निंग, बच्चा खुद से डिस्कवर करेगा और अपने अधिगम का निर्माण करेगा, ये तो पॉजिटिव है, इसमें बच्चा रचनावाद को प्रमोट करता है। स्कैफोल्डिंग होती है बच्चे को शुरुआती मदद देना जिससे कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण कर पाए। यूज ऑफ कल्चरल टूल्स, जो कल्चरल टूल्स होते हैं जैसे मीडिया हो गई, सोशल इंटरेक्शन हो गया, इनको यूज करना। तो यहाँ पे क्या पूछा था आपसे, सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के अकॉर्डिंग सही नहीं है, दैट इज कंडीशनिंग ऑफ बिहेवियर। कंडीशनिंग ऑफ बिहेवियर होती है जिसमें स्टिमुलस और रिस्पॉन्स जो है उनके बीच में अनुबंधन स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, इन ऑर्डर टू एनहेंस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल ऑफ स्टूडेंट, बच्चे की जो समस्या समाधान स्किल है उसको एनहेंस करते वक्त कौन सी जो है वो एक गुड स्ट्रेटेजी है। क्रिएट सिचुएशन दैट डिमांड्स एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना जिसमें ज्ञान जो है उसका मतलब ज्ञान को क्रिएट किया जाता है, ज्ञान के अनुप्रयोग की मांग हो। गिव ए लिस्ट ऑफ फैक्ट्स टू रोट मेमोराइज, नहीं, हम बच्चे को एक ऐसी लिस्ट नहीं दे सकते जिसमें बच्चा रटना चीजों को सीख जाए। इंस्ट्रक्ट स्टूडेंट्स टू कॉपी रिटन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द बोर्ड, अगर बच्चा जो बोर्ड पे लिखा हुआ है उस इन्फॉर्मेशन को एज इट इज अगर अपनी कॉपी में उतार देता है, दिस इज कम्प्लीटली योर रूट मेमोराइजेशन, इसमें बच्चा अपनी लर्निंग इफेक्टिव तरीके से नहीं कर सकता। टीच कंटेंट फॉर गेटिंग गुड मार्क्स इन एग्जाम, सिर्फ बच्चे को इसलिए पढ़ाना कि एग्जाम में उसके अच्छे नंबर आ सके, तो ये क्या है, गलत। लेकिन ऐसी सिचुएशन जहां आप क्रिएट करते हो जो एप्लीकेशन की डिमांड करती है किसके, ज्ञान की, जब बच्चा अपनी नॉलेज को यूज करेगा, बच्चा क्रिएटिव थिंकिंग रखेगा, बच्चा रीजनिंग रखेगा, तो उस केस में बच्चे की जो लर्निंग होती है दैट इज ऑलवेज इफेक्टिव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, अ टीचर शुड डील विद द मिसकंसेप्शन अमोंग चिल्ड्रन, जो मिसकंसेप्शन होते हैं उनके साथ डील करते वक्त, बच्चों के जो मिसकंसेप्शन है उनको डील करते वक्त टीचर को क्या करना चाहिए। आइडेंटिफाई बट नॉट अटेंडिंग दोज मिसकंसेप्शन, बिल्कुल गलत। आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कि बच्चा एक मिसकंसेप्शन अपने दिमाग में बनाए हुए है, लेकिन आप उसको क्या कर रहे हैं, अटेंड नहीं कर रहे, ये क्या है, गलत है। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज टू काउंटर देयर मिसकंसेप्शन, बिल्कुल सही बात है। हम बच्चे के लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे या ऐसी अपॉर्चुनिटीज देंगे जिसमें हम उसके मिसकंसेप्शन को चैलेंज कर सकें। पुशिंग चिल्ड्रन फॉर एक्सप्रेसिंग मिसकंसेप्शन, बच्चे को आपको पनिश नहीं करना है। अगर मान लीजिए बच्चा क्लास में कोई भी मिसकंसेप्शन बोल देता है, मिसकंसेप्शन होता है बच्चे की खुद की थ्योरी जिसे हम नेव थ्योरी बोलते हैं, तो उस चीज के अगर आप बच्चे को पनिश कर रहे हैं तो गलत है। रेफरिंग देम स्ट्रेट टू अ रेमेडियल टीचर, नहीं, हम डायरेक्ट बच्चे को एक ऐसे टीचर के पास नहीं भेज सकते जो उस चीज के रिगार्डिंग उसका उपचार करे। अब छोटा बच्चा होता है, उसके दिमाग में बहुत क्रिएटिविटी होती है, चींटी ऐसी क्यों होती है, पक्षी उड़ता क्यों है, तो इन चीजों के जवाब देने जो है वो जरूरी हो जाते हैं।
मिसकंसेप्शन बच्चा बनाता कब है, जैसे मान लीजिए बच्चे के दिमाग में प्रीवियस एसिमिलेशन है। एसिमिलेशन मतलब जो आपका प्री एग्जिस्टिंग स्कीमा है उसी में ही नई स्कीमा को ऐड कर देना। जो प्रीवियस एसिमिलेशन है उसमें जब आप न्यू एकोमोडेशन करते हैं, न्यू एकोमोडेशन होता है जब हम प्रीवियस जो स्कीमा है उसको थोड़ा सा चेंज करके उसमें नई चीजों को ऐड करते हैं, तब बच्चे के दिमाग में मिसकंसेप्शंस बनते हैं। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या है कि बच्चे को आप क्या कीजिए, अपॉर्चुनिटीज दीजिए जिसके उसके जो मिसकंसेप्शन है उनको हम काउंटर कर सकें या फिर उनको हम चैलेंज कर सकें, बट इन ए पॉजिटिव वे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। शेम इज टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। शेम इज असेंशियल, शेम इज हार्मफुल, शेम इज नॉट रिलेटेड, शेम इज सिग्निफिकेंट। जो शर्म होती है अधिगम की प्रक्रिया में उसका क्या रोल है, आवश्यक होती है, हानिकारक होती है, कोई संबंध ही नहीं है और महत्वपूर्ण होती है। इसका करेक्ट आंसर होगा जो अधिगम है उसकी प्रक्रिया में जो शर्मिंदगी होती है ना वो कैसी होती है, हानिकारक। क्यों, अगर मान लीजिए कोई बच्चा बहुत ज्यादा शर्मा रहा है, कई बच्चे आपने देखे होंगे क्लास में इतना ज्यादा शर्माते हैं कि वो टीचर से क्वेश्चन तक नहीं पूछते हैं, उनके दिमाग में जो भी थ्योरीज आती हैं जो भी डाउट्स आते हैं वो उनको लेकर चुपचाप बैठे रहते हैं, लेकिन क्लास में कभी भी क्वेश्चंस रेज नहीं करते। क्यों, क्योंकि उनके दिमाग में ये रहता है कि नहीं मैं क्लास में अगर पूछूंगा तो ये गलत है। सो ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। द शिफ्ट प्रपोज्ड इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, यानी कि जो NEP 2020 है इसमें जो शिफ्ट प्रपोज्ड मतलब जो प्रस्तावित बदलाव है वो क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन टू फ्लेक्सिबिलिटी, फॉर्मेटिव टू समेटिव असेसमेंट, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग टू लर्निंग फॉर एग्जाम, मल्टी डिसिप्लिनरी टू रिजिडिटी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसमें जो चेंज किया गया था वो था, पहले जो था वो स्टैंडर्ड था लेकिन स्टैंडर्ड करिकुलम से उसको क्या कर दिया गया है, फ्लेक्सिबल करिकुलम। ठीक है, फॉर्मेटिव से समेटिव असेसमेंट नहीं, समेटिव टू फॉर्मेटिव असेसमेंट पॉजिटिव होता है। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग टू लर्निंग फॉर एग्जाम, लर्निंग फॉर एग्जाम नहीं होता है बल्कि कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे ज्यादा फोकस किया जाता है एज कंपेयर टू लर्निंग फॉर एग्जाम। आप बच्चे को चीजें सिर्फ इसलिए मत पढ़ाइए कि उसको एग्जाम में पास होना है, बल्कि चीजों को इसलिए समझाइए जिससे उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। रिजिडिटी नहीं रखनी है बल्कि मल्टी डिसिप्लिनरी चीजें करनी है। तो यहाँ क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। मानकीकरण से लचीलापन जो है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में प्रस्तावित बदलाव है। रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन नहीं होता है, योगात्मक से रचनात्मक मूल्यांकन होता है। परीक्षा के लिए सीखना नहीं होता है बल्कि संरचनात्मक जो संरचनाएं हैं उनकी समझ होती है। ठीक है, ये इस तरीके से है, कठोरता से बहुविषयकता होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है लर्निंग शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स। जो अधिगम होता है वो कहाँ डायरेक्ट होना चाहिए, रेदर देन किसके कंपैरिजन में लर्निंग कहाँ होनी चाहिए, कंपटीशन, इमिटेशन। मतलब जो लर्निंग होती है अधिगम जो होता है वो कंपटीशन की तरफ डायरेक्ट होना चाहिए अनुकरण की बजाय, जो लर्निंग होती है वो इमिटेशन अनुकरण की तरफ होना चाहिए कंपटीशन की बजाय। लर्निंग जो होती है वो मेमोराइजेशन की तरफ होनी चाहिए रेदर देन समझ। लर्निंग जो होती है वो अंडरस्टैंडिंग की तरफ होनी चाहिए रेदर देन मेमोराइजेशन। तो यहाँ क्या होगा ऑप्शन नंबर 4 कि जो अधिगम होता है ना उसको आपको समझने की बजाय रटने की बजाय समझने की ओर निर्देशित किया जाना चाहिए। ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। जो अधिगम है उसको प्रतियोगिता की बजाय अनुकृति की ओर निर्देशित किया जाना चाहिए, कंपटीशन की बजाय अनुकरण नहीं करना है। अनुकरण करने में बच्चा रोट मेमोराइजेशन करता है। अनुकृति और प्रतियोगिता, इमिटेशन जो है उसकी बजाय कंपटीशन नहीं, ये सब क्या है नेगेटिव है। लेकिन रटने से कहाँ लेके जाना चाहिए, समझने की तरफ। क्लियर, तो अधिगम जो है उसको रटने की बजाय हमें समझने की ओर निर्देशित किया जाना चाहिए। सो द ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। सो आई जस्ट होप गाइस कि आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई हैं। अगर कहीं भी कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट्स में बोल सकते हैं। थैंक यू।